इतिहास में देखा जाए तो जापान कई बार नेचुरल डिजास्टर से गुजर चुका है। सिर्फ ईयर 2022 में ही जापान में 300 से भी ज्यादा भूकंप आ चुके हैं, जिसके कारण उसको मिली तो सिर्फ तबाही। नेचुरल डिजास्टर तो काफी सारे हैं, पर आज हम एक ऐसे डिजास्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने जापान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और उसका नाम है सुनामी। अगर हम अब तक का कैलकुलेशन करें तो 143 सुनामी जापान से टकरा चुकी है, जिसमें 1,30,974 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतने सारे सुनामी झेलने के कारण जापान सबसे ज्यादा सुनामी झेलने वाला देश भी बन चुका है। जापान में सबसे बड़ी सुनामी 2011 में आई थी। 11 मार्च 2011 को ओसाका पेनिनसुला से 130 किलोमीटर ईस्ट में ओशियन के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक 6 मिनटों तक चलता रहा, और इसका रिजल्ट ये रहा कि एक बहुत बड़े सुनामी ने जन्म लिया, जिसके कारण समुद्र में 55 मीटर की एक बहुत ऊंची लहर उठी और 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सेंडाई सिटी में जा घुसी और एक बहुत बड़ी तबाही की पहचान बनी। एक तरफ तबाही का इतना भयानक दृश्य था तो दूसरी तरफ फुकुशिमा डैइची न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरह फेल हो गया और इसके कारण एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। इस सुनामी में 19,759 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 4.5 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। ये जापान के हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सुनामी था। इस सुनामी में जापान को $265 बिलियन का नुकसान हुआ, इसलिए इसको वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव सुनामी भी कहा जाने लगा। 2000 से 2022 तक कुल 5 सुनामी जापान से टकरा चुकी है। ऐसा नहीं है कि इतना भयंकर सुनामी जापान में पहली बार आई हो। इससे पहले भी ईयर 1741 में एक बहुत बड़ी सुनामी जापान से टकराई थी, जिसकी वेव 90 मीटर तक ऊंची थी, लेकिन उस सुनामी ने जापान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि इस सुनामी ने पहुंचाया था। बट सवाल ये है कि आखिर जापान में इतना ज्यादा अर्थक्वेक और सुनामी क्यों आता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन। पैसिफिक ओशियन का ये वाला हिस्सा दुनिया के 90% सुनामी, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन का कारण रहे हैं, क्योंकि इनके नीचे दुनिया के सबसे वोलेटाइल वोल्केनोज मौजूद हैं। इसलिए इस पार्ट को हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। दुर्भाग्य से जापान इसी बेल्ट पर पड़ता है। इसी कारण से जापान को कई सालों से हर रोज अर्थक्वेक का सामना करना पड़ता है। जापान में अर्थक्वेक इतना ज्यादा कॉमन है कि यहाँ ऊंचे ऊंचे स्काई क्रैपर्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना कंपलसरी है। वैसे तो अर्थक्वेक हो या सुनामी, इससे कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद हम इसको डिटेक्ट तक नहीं कर सकते। जापान की यही एक प्रॉब्लम नहीं है। जापान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसका 70% हिस्सा माउंटेन से घिरा हुआ है और 30% हिस्से पर लोग रहते हैं, और वो भी 30% हिस्सा कोस्टल एरियाज पर पड़ता है, जहाँ पर सुनामी आने का खतरा हमेशा रहता है। वैसे तो सुनामी से बचने के लिए लोग कई तरह के आइडियाज लगाते हैं, पर जापान की अप्रोच सबसे अलग है। जापान ने सुनामी से बचने के लिए अपने हायर रिस्क कोस्टल एरियाज पर सी वॉल्स खड़ी कर दी है। ये सी वॉल्स जापान की काफी सालों से हिस्सा रही है। ईयर 1833 और ईयर 1964 में सुनामी ने जापान के एक कोस्ट पर हमला कर दिया। तब वहाँ के गवर्नमेंट को सी वॉल्स की कमी महसूस हुई। वहाँ के गवर्नमेंट ने 2.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची सी वॉल्स को सी कोस्ट पर बनाया। पिछले कई सालों से ये स्ट्रक्चर काफी सारे सुनामी से जापान को बचाती रही, पर 2011 वाला सुनामी का प्रेशर ये वॉल्स झेल नहीं पाई और कई जगहों से टूटकर पूरी तरह तबाह हो गई, क्योंकि जो सी वॉल्स थी वो 10 मीटर ऊंची वेव को रोकने के लिए बनी थी। लेकिन 2011 में जो सुनामी आया था उसकी वेव 20 मीटर से भी ऊंची थी। 2011 के सुनामी के बाद वॉल्स को पहले के तुलना में और भी ज्यादा लंबा, ऊंचा और चौड़ा बनाने का फैसला किया गया। ये वॉल्स पहले वॉल्स से 5 मीटर ऊंची और 2 गुनी चौड़ी थी, और ऐसे ही वॉल्स 400 किलोमीटर लंबी कोस्ट पर बनाई गई। इस सी वॉल्स को जमीन से 25 मीटर नीचे तक अंडरग्राउंड किया गया है, ताकि भयानक से भयानक सुनामी को भी आराम से झेल सके। इस सी वॉल्स को बनाने के लिए $12 बिलियन खर्च किए गए। जब इंजीनियर वॉल्स का डिजाइन बना रहे थे तब उन्होंने एक बात नोटिस किया कि 2011 वाला सुनामी डायरेक्ट सिटी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, क्योंकि सुनामी का बहुत ज्यादा प्रेशर वॉल्स ने ही तोड़ दिया था। वो तो सुनामी फ्लड के रूप में सिटी को नुकसान पहुंचाया था। तब इंजीनियर ने 2011 जैसा सुनामी को एमुलेटर के मदद से पैदा किया, ताकि वो देख सके कि ये वॉल्स पर कितना ज्यादा प्रेशर जनरेट कर रही है। काफी सारे टेस्ट के बाद एक डिजाइन को फाइनल किया गया और इस बार वॉल्स को कर्व्ड शेप में डिजाइन किया गया, ताकि जब सुनामी की लहरें इन सी वॉल्स से टकराए तो कर्व्ड सरफेस के कारण पानी दूसरी तरफ से निकलकर आने वाली और भी लहरों का प्रेशर कट कर दे। इससे सी वॉल्स पर काफी कम प्रेशर पड़ेगा। सुनामी से बचने के लिए जापान ने और भी काफी सारे इंतजाम किए, जैसे कि वो अपने हायर रिस्क कोस्टल एरियाज पर ब्रेक थ्रू वाटर बनाया है। जब सुनामी जापान की सिटी की तरफ बढ़ेंगी तो पहले ब्रेक थ्रू वाटर उनका काफी ज्यादा प्रेशर कट कर देगा। उसके बाद जो प्रेशर है उसको वॉल्स आराम से झेल सकता है। हिस्ट्री में देखा जाए तो आपको 2 तरह के सुनामी देखने को मिलेंगी। एक लो लेवल की जो 50 से 100 सालों में एक बार आती है, और एक हाई लेवल की जो हजारों सालों में एक बार आती है। जापान को भी ये बात पता है कि जो लो लेवल की सुनामी
सुनामी होती है उसको तो ये सी वॉल्स आराम से झेल सकती हैं, पर जो हाई लेवल्स की सुनामी होती है जो हजारों सालों में एक बार आती है उनको ये सी वॉल्स कभी नहीं झेल सकती। सुनामी से बचने के लिए जापान और भी कई तरह के उपाय कर रहा है, जैसे जापान में कई जगह फ्लडिंग फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं। जब भी कोई भी सुनामी जापान पर अटैक करेगी तो काफी सारी चीजों को बहा कर ले जाएगी, इसीलिए जगह जगह पर फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं ताकि जो भी सामान बह के जाए वो तनों में अटक जाए और जापान में ही सुरक्षित रह जाए। इस सी वॉल्स के कारण वहाँ के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि कई कई जगह पर ये वॉल्स 4 मंजिला इमारत जितनी बड़ी है। इसीलिए इन सी वॉल्स के कारण जापान के लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक जेल में बंद है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इन सी वॉल्स के कारण जापान अपना टूरिस्ट खो ना दे। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जापान पर सुनामी का खतरा और भी बढ़ते जा रहा है। ये बात तो जापान को भी पता है कि ये वॉल्स सुनामी से जापान को रक्षा करने में असफल है। जापान $12 बिलियन खर्च करके अपने लोगों के लिए समय करता है ताकि जब भी कोई भी सुनामी जापान पर हमला करे तो लोगों के पास इतना वक्त हो कि वो सुरक्षित स्थान पर जा सके। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ज्यादा पसंद आए तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।